बातें मुलाकातें। आज इस क्रम में हमसे रूबरू हैं अनुज कुमार झा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी, जो संप्रति उत्तर प्रदेश शासन में शहरी विकास के सचिव हैं, शहरी स्थानीय निकाय के निदेशक के तौर पर भी हैं और आप स्वच्छ भारत मिशन के राज्य मिशन निदेशक का भी दायित्व संभाल रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी जीवन यात्रा और जीवन के संस्मरण से जुड़ी हुई वो बातें जो आमतौर पर सहज नहीं मिलती। हमारे सभी सुनने वाले निश्चित रूप से एक प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व से आज होंगे परिचित। झा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीवन की तमाम उपलब्धियों में जहां आपका नाम एक चर्चित नाम के तौर पर लिया जाता है कि आपने संघर्ष किया, जीवन की उपलब्धियों को अपने हिस्से में करते गए पूरी ईमानदारी से, और आज उत्तर प्रदेश सरकार में काम करने वाले ईमानदार अधिकारियों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि आप अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता के लिए जाने जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जीवन यात्रा जब आपने शुरू की तो आरंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई आपकी? मैं बिहार के मधुबनी ज़िले का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरे गांव का नाम मझौरा है और मैं गांव के प्राथमिक पाठशाला में पढ़ा। वहाँ से निकल करके जो सब डिवीज़न लेवल का हाई स्कूल था, केजरीवाल हाई इंग्लिश स्कूल बोलते हैं उसको, वहाँ से मैंने 10वीं की परीक्षा पास की। फिर उसके बाद दरभंगा से मैंने इंटरमीडिएट और बीएससी मैथमेटिक्स की शिक्षा वहाँ से मैंने प्राप्त की। और फिर ये आईएएस बनने का जुनून या प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का ये कहाँ से उत्साह मिला आपको? लेकिन मेरे घर में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। जैसे मेरे भैया भी इसकी तैयारी करते थे प्रतियोगी परीक्षाओं का, उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए थे। प्लस ओवरऑल जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे काफ़ी उस इलाके के लोग हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके और सफल हो करके जिन्होंने एक अच्छा वहाँ पे लोगों को मार्ग दिखाया है। तो ऐसे ही मेरे गांव के जस्ट बगल का एक गांव है सिमरा। सिमरा गांव के एक 1958 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। उनसे मैं कभी मिला नहीं था, लेकिन उनकी कहानियाँ बहुत सुनी थी। तो उन कहानियों को सुन सुन के मुझे लगा कि आईएएस में सेलेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे मेरे मन में ये ड्रीम आया कि मैं आगे चल कर के कभी मैं आईएएस की परीक्षा की तैयारी करूँगा। तो वो बचपन का एक ख्वाब था, लेकिन धीरे धीरे करके जब करना शुरू किया तो लगा कठिन है। आगे चल कर के जैसे जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो मैं दिल्ली शिफ्ट किया कि मैं कुछ तैयारी वारी करूं। मुझे सफलता जल्दी मिल गई और कई जो है प्रतियोगी परीक्षाएं मैंने क्वालिफाई करी। तो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरा सिलेक्शन किसी जॉब के लिए हो गया, मैं जॉब करने लगा। तो जॉब के साथ साथ फिर मैं तैयारी करता गया और लक्ष्य वही था कि भाई आईएएस तक पहुंचना है। अपना पूरा प्रयास मैं करना चाहता था। मैं श्योर नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट मैं अपने लिए कोई, मैं जिसको कहते हैं कि आई डेंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, और मैं उस तरीके से जुनून के साथ मैं तैयारी करता रहा और ईश्वर की कृपा से फिर मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं सर्विस में आया। घर परिवार में आपके लिए प्रेरणादायी शब्द किसके जरिए ज़्यादा मिलते थे? माता पिता, भाई? निश्चित रूप से माँ पापा जी निश्चित रूप से काफ़ी इंकरेजिंग थे, ब्रदर्स भी इंकरेजिंग थे, लेकिन मेरे नाना थे जिनकी मैंने बात की, जो 1958 बैच के ऑफिसर थे, भागीरथ लाल दास। तो उनको वो जानते थे किसी तरीके से। तो उनके बारे में काफ़ी कहानियाँ मेरे नाना जी सुनाते थे मुझे कि वो बीएल दास ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे एम्बेसडर रहे हैं, ऐसे कलेक्टर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन उस चीज़ से मिली कि मुझे करना है इसको। आपसे अगला सवाल, जब आप आईएएस बने तो आपके ढेर सारे सपने रहे होंगे, ढेर सारे लक्ष्य आपने बनाए होंगे कि जनहित के लिए, परोपकार के लिए, लोगों के लिए किस सेवा भाव से काम करेंगे। क्या क्या सपने थे आपके? निश्चित रूप से जैसे जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ और जितना स्ट्रगल हम सब अपनी ज़िंदगी में झेलते हैं, वो हमको सपने भी देता है और उत्साह भी देता है। जब मैं स्टूडेंट था तो तब काफ़ी सारी समस्याओं का हम लोग सोचते थे, सामना करते थे, और हमें लगता था कि कभी अगर हमें मौका मिला तो मैं कैसे करूँगा। तो उस दृष्टिकोण से हमेशा लगता था कि जो भी स्ट्रगलिंग लॉट है, जो आम जनता है, जिसको रोज़ाना बहुत सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, उसकी मदद के लिए हम कुछ भी कर सकें, छोटी से छोटी चीज़ भी उनके लिए हम कर सकें, तो वो बहुत अच्छा होगा, वर्थ डूइंग होगा। यही सोच करके मैं काम करता गया। जैसे मैं 6 जिलों में कलेक्टर रहा, 8 साल से ज़्यादा कलेक्टर रहा। एवरी सिंगल डे मेरा ये मानना होता था कि मैं जो भी लोगों के लिए कर सकूं। एक तरफ तो जैसे डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट में जो भी आप करते हैं, जैसे डेवलपमेंट की आप मॉनिटरिंग करते हैं, रोड्स कैसी बन रही हैं, वाटर सप्लाई हो रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी सिंगल डे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ग्रीवांस लेकर के आपसे मिलने आते हैं।
मेरा ये रहता था रूटीन कि मैं निश्चित रूप से या 10:15 बजने से पहले मैं अपने दफ्तर में होता था, क्योंकि जो जनता है वो 10 से 12 के बीच में मिलने आती थी कलेक्टर से। तो एवरी सिंगल डे मेरा ये टारगेट होता था कि मैं निश्चित रूप से कलेक्ट्रेट बैठूं और मैं जनता से मिलूं, उनकी समस्याएं सुनूं, उनका जो भी निराकरण मैं कर सकता हूं। तो जनरली मैं एक टीम ऑफ ऑफिसर्स अपने साथ रखता था, इसीलिए ताकि मैं उसको असाइन कर सकूं। सपोज़ कि किसी का काम किसी एसडीएम से हो सकता है, तो उसको तुरंत एसडीएम से कोऑर्डिनेट करना, उनसे बात कराना कि फ़लानी को यहाँ से भेजा जा रहा है, इनकी समस्या का समाधान करिए। या किसी को राशन कार्ड की ज़रूरत है तो तुरंत जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है उससे कोऑर्डिनेट करा करके राशन कार्ड जारी कराना। या किसी का पेंशन रुक गया है तो उसका पेंशन समाज कल्याण से मिलना है वो दिलाना। तो इस तरीके से हमने कोशिश की कि जो भी हमारे पास जनता आती है उनका कैसे हम त्वरित उनको हम क्विक रिलीफ दे सकें। नंबर एक तो ये रहता था। प्लस जैसे एज ए जैसे कलेक्टर ज़्यादातर चूँकि मैंने किया है 8 साल तक, तो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में होता है और बहुत सारे जैसे कोर्ट वर्क्स आपके पास आते हैं जो सालों से पेंडेंसी होती है। तो मैंने अपने पूरे अब तक के करियर में ये मैंने एक रूटीन रखा कि मैंने कोर्ट वर्क को हमेशा बहुत प्रायोरिटी दी। इसीलिए क्योंकि दूर दराज के गांव के किसान गरीब लोग वहाँ आते हैं, और अगर आप उनको अपने कोर्ट से रिलीफ देते हैं तो वो एक इंस्टीट्यूशनल रिलीफ है जो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने हमेशा कोशिश की कि ऐसे जो भी हमारे विजिटर्स हैं उनको क्विक रिलीफ दिया जाए। घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए जन सामान्य की समस्याओं का निराकरण करना और सरकारी आदेशों का अक्षरशः पालन करना, इतना कुछ कैसे कर पाते हैं? कहाँ से स्ट्रेंथ मिलती है? ये ऊर्जा कहाँ से आती है आपको? देखिए, जब भी हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो ऐसे डिज़ाइंड है कि वो आपको वो एनर्जी अपने आप आपको अपने अंदर से मिलती है। इसके लिए कोई बाहर का मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, घर परिवार में कोई तो स्ट्रेंथ देता होगा। निश्चित रूप से देखिए, परिवार का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइफ या बाकी परिवार के और सदस्य, बच्चे, ये सब लोग अपना रोल समझ जाते हैं। वो फिर ये क्लैमर नहीं करते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं हो, तुमको मेरे साथ होना चाहिए या मेरे साथ चलना चाहिए या मेरे साथ करना चाहिए। बल्कि उनका ये रहता है कि आप जो करते हो वो उसी से हम सब लोगों को सारी जो है उससे खुशी मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है। तो आप अपना काम अच्छे से करें, और इसके लिए उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे वाइफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करती हैं, और बाकी से माँ पिताजी सब लोग फिर उसमें साथ आते हैं। इसमें आपने नाम लिया वाइफ, अपनी धर्मपत्नी अर्धांगिनी, वो कब मिली आपको, कहाँ मिली? बहुत लंबे टाइम तो चूँकि कई सारी जॉब्स करने के बाद और लगातार आईएएस की तैयारी करते करते बहुत लंबा जैसे एक टाइम गुजर जाता है। फिर हुआ कि भाई शादी करनी है, तो शादी करने के लिए परिवार से जैसे आते हैं, जान पहचान से रिश्ते आते हैं, तो ऐसा आया था। फिर श्रुति और हम लोग मिले और हम इनमें एक दूसरे को पसंद किया और हमारी शादी हुई 2011 के नवंबर में हमारी शादी हुई थी जी। मतलब परंपरागत तरीके से। परंपरागत तरीके से जी। ये बताइए कि आपने कभी कुछ ऐसी अनहोनी घटना जीवन में आपके सामने हुई जिस घटना को लेकर आप बहुत विचलित हुए कि आप उसकी मदद नहीं कर पाए? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत विचलित हुआ कि मैं नहीं मदद कर पाऊँगा। अभी तक ईश्वर कृपा से ऐसा नहीं हुआ है। कई बार आप बेबस होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे जो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है। कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाते हैं, कई बार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव और नियंत्रण भी आ जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि खुद को संतुष्ट नहीं पाते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसी घटना हुई? जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ ना कर पाएँ। यदि आप ठीक हैं, यदि आप आपका इंटेंशन सही जगह पे है, तो सब लोग आपकी मदद करते हैं। और शासन प्रशासन में हमेशा मुझे सबका मदद मिला, सबकी मुझे हमेशा मदद मिली। मैं जैसे बुलंदशहर कलेक्टर था, वहाँ एक घटना हुई थी जिसमें कुछ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी, एक दो लोगों की डेथ हुई थी, और बहुत बड़ा एक क्राउड था जिसको हम लोग मैनेज कर रहे थे। बट जैसे मुझे सरकार का शासन का पूरा सहयोग मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, और जो भी मैं करना चाहता था, जैसे एक बहुत बड़ी संख्या थी जिसको हमको ज़िले से इवैक्यूएट करना था, वो हम लोगों ने क्विकली किया, वो हो गया। प्लस जो लोग उसमें कल्पिट दिखाई दे रहे थे, एक्यूज दिखाई दे रहे थे, उनके ऊपर हमें कार्रवाई करनी थी। ऑल्दो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इसमें बहुत प्रेशर हो और हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही कड़ी कार्रवाई की, और आज भी ये जितने भी लोग हैं उन सब पे कार्रवाई चल रही है। डिस्पाइट कि ये एप्रीहेंशन था कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का हो सकता है। हाँ, कम्युनिटी का हो सकता है, किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन का हो सकता है। बट इस तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, और हम लोग जैसे चाह रहे थे सही कार्रवाई उसमें हुई। ऐसी ऐसी बार बार हुई इस तरह की चीज़ें। तो मैंने देखा कि जब भी हम लोग सही इंटेंशन के साथ और सही चीज़ करना चाहते हैं तो उसमें सबका सहयोग मिलता है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ ख्वाब अधूरे रह गए? आई एम लिविंग माई ड्रीम एक्चुअली। मैं ये नहीं कह सकता, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ख्वाब अधूरा रह गया तो ठीक नहीं है। बिकॉज मैंने जो सोचा बचपन में मैं वहाँ पहुँचा,
और जितना काम करने की तमन्ना थी वो सब काम करने को मुझे मिल रहा है। एवरी सिंगल डे आई एम ऑक्यूपाइड विद ऑल द क्रिएटिव वर्क, एंड मैं जो चाहता हूँ मतलब कर पाता हूँ मैं। तो मुझे ये नहीं लगता है कि मेरा ख्वाब कोई अधूरा है। बट ये ज़रूर है कि किसी कोई टाइम मिला ऐसा तो मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा दुनिया देखूँगा जब टाइम मिलेगा। दैट इज़ वन थिंग विच आई आई कीप फॉर फ्यूचर, कि मैं उसको करूँगा। बहुत कम खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके सारे सपने सच होते हैं, और आज एक खुशनसीब ऑफिसर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हैं। झा साहब, आपके साथ एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है, और जब भी रामलला का भव्य मंदिर हम सब देखेंगे तो आपका नाम निश्चित रूप से लिया जाएगा। धरातल पर जब कुछ भी नहीं था, यह संकल्पना की गई कि एक यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर का प्रारूप क्या होगा, मंदिर के मानचित्र में क्या होंगे, कैसी सुविधाओं का विस्तार करेंगे, कितना कुछ होगा। और ये प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर उत्तर प्रदेश शासन से लेकर करोड़ों करोड़ों जनमानस की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। ऐसे मुद्दे को लेकर के जब आप धरातल पे खड़े थे तो अकेले खड़े थे, बाद में कारवां बनता गया, बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े थे। इसका संस्मरण कुछ साझा करेंगे हमसे? देखिए, मैं फॉर्चुनेट था। मैं अयोध्या में कलेक्टर पोस्ट हुआ फरवरी 2019 में, और उस वक्त तक जो है राम मंदिर से जो जुड़ा हुआ मुकदमा चल रहा था उसमें कोई खास हलचल नहीं चल रही थी, सब कुछ शांत था। जैसे ही मैं ज्वाइन किया तो थोड़े दिनों के बाद अचानक से उसमें गतिविधियां बहुत तेज़ हो गई। सबसे पहले उसमें यह हुआ कि जो दोनों पक्ष है उनके बीच मेडिएशन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि दोनों के बीच मध्यस्थता कराई जाए। तो मध्यस्थता के लिए 3 सदस्यीय टीम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई, और वो कुछ दौरे उनके हुए, 4-5 दौरे अयोध्या के हुए, और मध्यस्थता की कोशिश की गई। मध्यस्थता विफल रही। फिर उसके तुरंत बाद हो गया कि अब लगातार सुनवाई करके इसका जजमेंट आना है। तो उसमें हम लोगों से जो भी अपेक्षित था, जो भी कागजात अपेक्षित था या जो भी तैयारी अपेक्षित थी, वो करा करके कंसर्न टीम को दी गई, और वो सुनवाई हुई। फिर जजमेंट आया। जब जजमेंट आया तो उस वक्त अयोध्या में काफ़ी त्योहारों का दौर चल रहा था। उसी बीच में जजमेंट, चूँकि जजमेंट को लेकर के काफ़ी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि दोनों पक्ष में काफ़ी इम्पैशन्ड लोग हैं और पता नहीं क्या होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर के बहुत ही उसमें विस्तृत एहतियाती कदम उठाए जाने थे। मैं निश्चित रूप से कहूँगा, थैंकफुल रहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो भी हम लोगों ने मांग की एक तरह से कि क्या क्या व्यवस्थाएं हमको चाहिए, वो बहुत ही फौरी तौर पे तुरंत उसको जो है उपलब्ध कराया गया, और बहुत ही सहयोग रहा सबका। और उसका नतीजा ये रहा कि जब जजमेंट आया तो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा, और कहीं एक छोटा सा भी इंसिडेंट नहीं हुआ। ये कहा जाता है कि उस दिन, जिस दिन जजमेंट का डे था, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड उस दिन बना था। तो वो चीज़ उसको मैं विटनेस किया, जो कि मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत ही मैं फॉर्चुनेट था। तत्पश्चात वहाँ पे मौके पे जैसे राम मंदिर का पूरा जो व्यवस्था होनी थी, उसका पूरे एसेट्स को हैंड ओवर करना था, जो नया ट्रस्ट बना था। उस ट्रस्ट में एज ए कलेक्टर में पहला जो है मैं फॉर्मल एक मेंबर भी था। मैं फॉर्चुनेट हूँ उसके, नो डाउट थैंकफुल हूँ उसके लिए। ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर रही। तो वो पूरा एसेट जो है उनको ट्रांसफ़र करना था। फिर और भी बहुत सारा राम मंदिर को लेकर के भी डेवलपमेंट होना था, उसके कैंपस में और मंदिर को लेकर के उसका नक्शा पास होना था, सब चीज़ें होनी थी। और पूरे अयोध्या में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है कॉन्सेप्चुलाइज किए जाना था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसमें बहुत ही उन्होंने ट्रस्ट किया और उसकी जिम्मेदारी दी कि मैं इसको कॉन्सेप्चुलाइज करूँ। तो आज हम जैसे अयोध्या का जितना भी हम देख रहे हैं कि इतना सारा काम स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, उन प्रोजेक्ट्स को बनाना, उनको कॉन्सेप्चुलाइज करना, उसकी फंडिंग कौन करेगा वो डिसाइड करना, उसका प्रेजेंटेशन करना, उसको सैंक्शन कराना, उसका लैंड एक्वायर करना, वो देना। जैसे बहुत ही कम टाइम में अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ, और उसकी ज़मीन हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट टर्म, बहुत ही कम समय में तुरंत हमने उसमें समझौते के आधार पर पूरी ज़मीन ली। वहाँ 500 से ज़्यादा फैमिलीज़ थी जिनको हम लोगों ने रिलोकेट किया, और उनको हम लोगों ने रिहेबिलिटेट किया, जिसमें कोई भी एक भी सिंगल जो उसमें डिस्प्यूट नहीं हुआ। करीब 500 एकड़ का जो वहाँ पे नया टाउनशिप बन रहा है, वो ज़मीन हमने एक्वायर करी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें बहुत उसमें सपोर्ट और आशीर्वाद रहा कि जो भी हम लोगों ने डिमांड किया, जो भी धनराशि या जो भी प्रोविजंस, बहुत सारा उसमें नया प्रोविज़न लगाना पड़ा क्योंकि कुछ ज़मीनों के दाम बहुत कम थे और उसमें दिक्कत हो रही थी। तो वो सब कुछ तुरंत स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा, और सारे प्रोजेक्ट जो है कॉन्सेप्चुलाइज हुए, आज वहाँ धरती पे दिख रहे हैं सब। तो ये सब करने का मौका मिला, नो डाउट मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और ख़ास करके रामलला विराजमान का जो वहाँ पे मंदिर बना, तो उसमें हम लोगों का मतलब एक कहते हैं एक ईंट हमने अपने हाथ से लगाया एक तरह से, तो वो ज़िंदगी भर हमारे साथ एक अचीवमेंट के तौर पे चलेगा, नो डाउट। झा साहब के बारे में हमने बहुत सारी बातें जाननी है, बहुत कुछ अभी और आपको बताना है, और वो सब कुछ यूं है कि एक प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व के तौर पे आज का युवा
ढूंढता है किसी एक को। वो प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व जिसको हम रोल मॉडल भी कहते हैं, कहीं ना कहीं अनुज कुमार झा जी को भी मानता है। संघर्ष, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने वाले, बड़े सपने को लेकर हासिल करने वाले एक व्यक्तित्व से हम उम्मीद करते हैं कि आज के युवा के लिए संदेश क्या है। देखिए, आज के युवा के लिए सबसे बड़ा संदेश मैं ये कहूँगा कि वो अपने सपने में बिलीव करे, विश्वास करे। और अगर वो बिलीव करता है, रोज़ाना एक कदम अपने सपने की तरफ बढ़ाता है, तो कोई भी ड्रीम बहुत बड़ा नहीं है, कोई भी सपना ऐसा नहीं जिसको वो हासिल ना कर सके। तो आप जो भी करना चाहते हैं, पूरे लगन से, पूरे दिल से रोज़ाना अपने सपने को पाने के लिए कम से कम एक कदम उठाएं, उसकी तरफ चलें। और ख़ास करके जो बच्चे, मैं पढ़ाई लिखाई से संबंध रखने वाले बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, चाहे वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई और स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि टाइम बहुत वैल्यूएबल है। अगर थोड़ा भी टाइम आपको मिलता है तो उसको वेस्ट ना करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये फार्मूला लिया था कि जैसे मैंने काफ़ी जॉब्स की है, जॉब्स करते करते मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की और मैं सेलेक्ट हुआ। तो मैंने ये फार्मूला रखा था कि अगर मुझे 10 मिनट भी टाइम मिलेगा तो मैं उसका सदुपयोग करूँगा, मैं कोई एक टॉपिक कवर करूँगा। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जॉब करते हुए अपना जैसे रोज़ाना का अखबार पढ़ना या मैगज़ीन पढ़ना, ये मैं ऑफिस में इसलिए करता था कि वहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक नहीं ले जा सकता था या उस तरीके से वहाँ पे लंबा स्ट्रेच नहीं मिलता था। लेकिन अगर लंच के टाइम में भी थोड़ा टाइम मिलता था तो मैं अपना मैगज़ीन कवर कर लेता था या न्यूज़पेपर कवर कर लेता था। आकाशवाणी सुनते थे कि नहीं, आकाशवाणी के कार्यक्रम? निश्चित रूप से। देखिए, जब हम तैयारी के दिनों में थे, मैं आपको बताऊं तो जैसे आकाशवाणी और विविध भारती, ये एक कांस्टेंट कंपेनियन होता था हमारा। और मैं आज भी, जैसे वो जो एंकर्स थे, जैसे रात में 10:30 बजे एक विविध भारती पे प्रोग्राम आता था, कहकसा, आई थिंक 10 बजे एक और प्रोग्राम बहुत अच्छा आता था, कमल शर्मा या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ छाया नाम। गीत। छाया गीत, यस। तो छाया गीत एक प्रोग्राम था, ये सब मेरा फेवरेट हुआ करता था। और काफ़ी जो है हमने, जैसे उस वक्त के गाने हमने बहुत सुने। एक गाना मैं उस अपने बचपन को भी मैं डेडिकेट करूँगा, उन तैयारी के दिनों को भी डेडिकेट करूँगा। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है ना कि वो जैसे बेस्ट प्रोग्राम्स थे वो रेडियो के, जो हमारे साथ साथ चलते थे उस वक्त। बातें मुलाकातें आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे साथ आज हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुज कुमार झा। झा जी ने अपनी जीवन यात्रा को कितनी सहजता से पार किया। एक साधारण गांव से निकल करके देश की तमाम बड़ी बड़ी शख्सियत से मिलते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़े उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की क्षमता, संकल्पना को इन्होंने साकार किया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप कठिन चुनौतियों के बीच रहते हैं, बहुत सारे ऐसी असहज कर देने वाली स्थितियां आती हैं, ऐसे समय में खुद को आत्मनियंत्रित करना, खुद को नियमित करना, संयमित करना और एक ऐसा निर्णय देना कि जन सामान्य में आपकी लोकप्रियता बढ़ती जाए, कैसे करते हैं खुद को व्यवस्थित? देखिए, 2-3 इसमें की एस्पेक्ट है, इसका एक वन पॉइंटर नहीं हो सकता है। 2-3 की एस्पेक्ट है। एक तो ये है कि हम हमेशा तैयारी में होते हैं। हमें नहीं पता होता है कि कब कौन सा वक्त आएगा और मुझे किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो हमको खुद को हमेशा तैयार करना होता है। इसका पार्ट है, एक प्रोसेस है। जैसे एक अपने आप को अच्छे शेप में रखना, अच्छा हेल्थ मेंटेन करना, उसके लिए आप जो भी आपका रूटीन है कि समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे सोना और समय पे एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है। वैसे ही अपना मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना पड़ता है, साथ साथ आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। तो ये मेरे रूटीन का पार्ट है। जैसे मैं अगर छुट्टी में भी हूँ तो मैं खाली नहीं हूँ, और खाली हूँ तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ। रोज़ाना 1-2 किताबें मेरी खुली रहती है हमेशा। एक जैसे किंडल पे खुली रहती है, एक हार्ड कॉपी खुली रहती है, कोई ना कोई। तो अगर थोड़ा भी टाइम मिला तो 2-3 पेज पढ़ लेना, 5 पेज पढ़ लेना। इससे लगातार आपका जो स्टॉक है, आपका जो नॉलेज है, वो लगातार बढ़ता रहता है। और वो मैं समझता हूँ कि सही समय पर उसका उपयोग ज़रूर होता है। कोई भी चीज़, सीखी हुई चीज़, पढ़ी हुई चीज़ कभी बेकार नहीं जाती है। इस माइंडसेट के साथ चलते हैं। दूसरा है कि जो भी हम काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आज एक कंडीशन आएगा तो हम आज काम करेंगे। इट्स नॉट दैट। एंटिसिपेट करना चीज़ों को और उसके लिए लगातार तैयारी करना, रोज़ काम करना। अगर हम साल के पूरे दिन, सालों भर हम पढ़ें तो हमको परीक्षा का कोई भी प्रश्न हमें परेशान नहीं कर सकता, हमको चकित नहीं कर सकता है। हम भौचक्के नहीं रहेंगे अगर हम तैयार होंगे तो उसी तरीके से वर्किंग लाइफ में भी है कि हम रोज़ काम करते हैं। हमें पता है कि हमें जो भी जिम्मेदारी दी गई है वो कोई पार्ट टाइम जिम्मेदारी नहीं है, वो बड़ी जिम्मेदारी है। और उसको पूरे प्राणपण से समर्पित होकर के काम करना। तो ये नहीं है कि 9 to 5 जॉब है। इट्स नॉट दैट कि मैं 9 बजे ऑफिस पहुंच गया और 5 बजे मैं छूट गया, मैं घर चला के मेरा काम खत्म हो गया। इट्स नॉट दैट। हमें 24 घंटा ऑन रहना पड़ता है, 365 दिन ऑन रहना पड़ता है। काम हमारा है। ये मान के नहीं करते हैं कि ये काम हम सरकार का काम कर रहे हैं।
या किसी और का काम कर रहे हैं। जब इस माइंडसेट के साथ हम जाते हैं तो हमें कोई भी चीज़ आश्चर्यचकित नहीं करती है, और हम हमेशा सही समय पे सही डिसीजन करने का, एक्शन लेने के लिए हम प्रिपेयर्ड होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में काम करने वाले सक्रिय अधिकारियों कर्मचारियों की बड़ी कमी रहती है। ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों की पहचान कैसे करते हैं आप? देखिए, एज एन ऑफिसर सरकार का ये एक्सपेक्टेशन होता है आपसे कि आप जिस किसी रोल में जाएंगे थोड़े दिन में आप टीम आइडेंटिफाई कर लेंगे, टीम बिल्डिंग कर लेंगे 3-4 महीनों में, और 6 महीने में आप डिलीवर करना शुरू करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये पहचान कैसे करते हैं? यस, दैट्स व्हाट। तो क्या है कि जब मेरा ये फार्मूला है, 2-3 फार्मूला है लीडरशिप का। एक तो ये है कि कम्युनिकेशन सबसे ओपन रखो। कहने का मतलब है कि चाहे वो कोई किसी भी लेवल पे है, चाहे कोई क्लर्क है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है या कोई सीनियर ऑफिसर है या कोई प्राइवेट का आदमी है, जो भी आपको जिस डायरेक्शन से भी आपको फीडबैक मिलता है लो। मैं अपने लैंग्वेज में कहता हूँ कि मैं 10 दिशाओं में कम्युनिकेशन ऑन रखना चाहता हूँ। नोबडी शुड फील थ्रेटेंड या वो प्रेशर ना फील करे कि मैं बात करूँगा और कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो एक तो कम्युनिकेशन सभी से ऑन रखना। दूसरी बात यह है कि हमेशा ये कोशिश करना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कि मैं जिसको जहाँ पोस्ट कर रहा हूँ या जिसको जो काम दे रहा हूँ वो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, ये लगातार जज करना पड़ता है, उसकी डिलीवरी देखनी पड़ती है। अगर कहीं उसमें एडजस्टमेंट की आवश्यकता है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये करते रहना। और तीसरी बात है कि कभी भी डिसीजन पे बैठना नहीं। कहने का मतलब है कि जो डिसीजन मुझे लेना है मैं वो तुरंत लूँ, उसको डिले ना करूँ, तुरंत डिसीजन लूँ। तो ये अगर ये 2-3 चीज़ों का हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारी टीम भी बन जाती है और सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से चलती हैं। जहाँ डेलीगेशन की आवश्यकता है कि हमको काम डेलीगेट करना है, नीचे किसी से कराना है, तो वो डेलीगेट करना। ये नहीं कि सारा मैं ही करूँगा, मैं ही डिसाइड करूँगा। देयर आर अप्रोप्रिएट लेवल्स, उनको अप्रोप्रिएट लेवल में काम बांटना। और जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन, तो अभी जैसे रोज़ाना ऐसा होता है कि हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक पूरे स्टेट से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि DCCC लाइव चल रहा होता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है। पीपल शुड नो दैट यू आर अवेलेबल एंड यू आर मॉनिटरिंग, यू आर वॉचिंग, वॉट एवर गेट्स मॉनिटर्ड गेट्स डन। तो ये फार्मूला लेकर के हम लोग बढ़ते हैं और उसमें सब काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक उल्टा सवाल, जो भ्रष्ट हो, बेईमान हो, लापरवाह हो, गैर जिम्मेदार हो, कैसे पहचानेंगे उन्हें? देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि अपने आप को ठीक रखना। एक कहावत है पहले कि भाई अगर आप ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि खुद का इंटेंशन अगर आपको सही है तो उसी तरह के लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे, उसी तरह का प्रपोजल आपके पास आएगा और आप करते चले जाएंगे। तो मैं तो इसमें ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि मुझे किसी बुरे को नहीं ढूंढना है, मुझे बस अच्छे को ढूंढना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुज कुमार झा आज हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आए और आपने अपना बेशकीमती समय हमारे साथ साझा किया। हमारे सुनने वालों को आपने बहुत सारी प्रेरणाप्रद बातें बताई, एक जीवन की संकल्पना को साकार करने के लिए युवाओं को प्रेरणा दी। इसके लिए आकाशवाणी परिवार आपका आभारी है और बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी परिवार की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे, थैंक यू सो मच। चलिए।